नी या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हमें हॉस्पिटल स्टे लंबे से लंबा रखना चाहिए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे लगता है इसके बारे में डिस्कशन किसी ने नहीं किया होगा और उसको करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देबाशीष चंदा है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। आज हम तोड़ने वाले इस मिथ को कि हिप एंड नी रिप्लेसमेंट के बाद हमें बेड रेस्ट कितना चाहिए। ये एक सवाल है जिसको मैं बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ और इस सवाल को मैं हर एक पेशेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे लगता है कि मास कैटेगरी में पेशेंट्स को ये जानने की ज़रूरत है कि हिप या नी रिप्लेसमेंट एक साइड का हो या दो साइड का हो तो कितना बेड रेस्ट जरूरी है और कितना हॉस्पिटल स्टे की जरूरत है। इसकी थोड़ी सी अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं तो हिप या नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के बाद ट्रेडिशनली जो आज से 15 से 20 साल पहले होती थी, वहां पे ऐसा था कि सर्जन्स जो है पेशेंट्स को मैक्सिमम टाइम हॉस्पिटल में रखना चाहते थे। वन ऑफ द रीजन इज कि हिप या नी रिप्लेसमेंट तब के टाइम पे प्रीमियम सर्जरी मानी जाती थी। ऐसे पेशेंट्स की सर्जरी कराते थे जो कि बहुत अफोर्डेबल फैमिली से होते थे और वो इस सर्जरी को एक प्रीमियम सर्जन की तरह करते थे, जिसके कारण पेशेंट को एक्स्ट्रा केयर देने के चक्कर में हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा रखने की कोशिश करते थे। नाउ मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं 15 से 20 साल पहले की, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हुआ करता था, तब मैंने अपने ही हॉस्पिटल में पेशेंट को 15 से 20 दिन तक रखा है जब तक उनके स्टिच रिमूवल नहीं हो जाते थे। नाउ अंडरस्टैंडिंग हिप या नी रिप्लेसमेंट के दो मेजर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। वन इज इन्फेक्शन, क्योंकि इम्प्लांट अंदर लगा हुआ है तो इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा था डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब पैरों में क्लॉट बन जाना और वो क्लॉट का ट्रेवल करके लंग्स पे जाके रेस्पिरेटरी फेलियर क्रिएट कर देना। सो ये जो दो चीजें थी, ये कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बहुत ज्यादा होती थी पहले के टाइम पे, जिसको लेके बहुत सारी स्टडीज, नॉट ओनली इंडिया, बाहर इंटरनेशनली भी बहुत सारी स्टडीज हुई और ये पाया गया कि जितना आप हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा रखेंगे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब पैरों के क्लॉट बनने के चांसेस हैं। सो ये फिलॉसफी चेंज होने के धीरे धीरे चेंज होने की शुरुआत हुई, जिसके कारण आज हम क्या करते हैं, आज हम अगर आपका एक या दो साइड का नी या हिप रिप्लेसमेंट है तो सेम शाम को, जिस दिन सर्जरी हुई उसी दिन शाम को आपको खड़ा करके चलाना शुरू करते हैं। उसके अगले दिन आपको रूम के अंदर और रूम के बाहर चलना है और उसके नेक्स्ट डे आपको घर जाना है। आपको पहले 4 दिन के अंदर अपने घर के छोटे मोटे काम जैसे पानी को लेके पीना, चाय बनाना, कॉफी बनाना और 15 दिन पे अपने काम पे वापस जाना है, जिनसे ये चांसेस ऑफ इन्फेक्शन एज वेल एज चांसेस ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस दोनों कम हो जाते हैं। दोस्तों ये बात मैं बहुत सारे पेशेंट्स को बता चुका हूँ और लोगों के दिमाग में ये घुसा हुआ है कि हॉस्पिटल में अगर हम सर्जरी कराने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी सर्जरी कराने जा रहे हैं तो हमें कम से कम 8 से 10 दिन हॉस्पिटल में रहने चाहिए। अलग अलग हॉस्पिटल से अलग अलग तरीके से सेल आउट करता है। मुझे लगता है इससे बड़ी गलत काम और कुछ नहीं है। इवन कोविड ने भी हमें समझा दिया है, जितना एक्स्ट्रा आप हॉस्पिटल में स्टे करेंगे उतना चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है, आपके जॉइंट्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस हर दिन जितना आप रहेंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल स्टाफ किस किस पेशेंट को देख रहा है आपको पता नहीं है, कौन से गंदे इन्फेक्शन को देख रहा है जो आप पे ट्रांसफर कर सकता है। यूटीआई के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको निमोनिया के चांसेस बढ़ जाएंगे और इससे आपकी हो सकता है कि जॉइंट की इन्फेक्शन बढ़ जाए। तो हॉस्पिटल स्टे मिनिमम रखिए, 1 या 2 दिन हिप या नी रिप्लेसमेंट के बाद आज के दिन पे सफिशिएंट अमाउंट टाइम है, इससे ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपने सर्जरी हुई है, शाम को आपको खड़ा नहीं किया तो जरूर अपने सर्जन को पूछिए कि मुझे स्टैंडिंग क्यों नहीं करा रहे। आपको ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि अगर आप चलाएंगे नहीं और बूढ़े पेशेंट बेड पे बैठे रहेंगे तो क्लॉट्स के चांसेस इवन 24 घंटे के अंदर हाई हो जाते हैं। आप जितने भी ब्लड थिनर्स दे दीजिए, डीवीटी पंप्स लगा दीजिए, डीवीटी कप्स लगा दीजिए, डीवीटी स्टॉकिंग्स लगा दीजिए, इसे रोक नहीं सकते। इसे रोकने का सिंपल तरीका ये है कि आपको चलना है, सेम डे ऑफ सर्जरी चलना है। मोटिवेशन की जरूरत होती है, पेशेंट के दिमाग से डर निकालना होता है कि हिप या नी रिप्लेसमेंट कोई बहुत बड़ी डेंजरस सर्जरी नहीं है, ये सिंपल सर्जरी है। मैं आपको समझाने के लिए समझाता हूँ, इतनी सिंपल है जैसे कि डेंटिस्ट दांतों के ऊपर कैप लगाते हैं, उसी तरह हम घुटने के जॉइंट के अंदर जाके कार्टिलेज के कैप्स लगाते हैं। बस डिफरेंस ये है कि डेंटिस्ट के लिए मुंह खुला हुआ है और हमें जॉइंट को खोलने के लिए कट करके ओपन करने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इसमें और कोई मेजर टास्क नहीं है। सो दिमाग से हटाइए कि बहुत बड़ी सर्जरी है जिसमें बेड रेस्ट चाहिए। बेड रेस्ट जीरो है, ZERO है आपके लिए, और आपको अपनी एक्टिविटी से फास्ट फॉरवर्ड पहुंचना है ताकि आपके जो कॉम्प्लिकेशन रेट्स है, जो आपको ये मैंने कॉम्प्लिकेशन रेट्स बताए, ये कम हो जाए। कोविड ने डेफिनेटली हमें हेल्प किया है कि पेशेंट को ये समझाने के लिए कि हॉस्पिटल स्टे कम से कम रहे। तो मुझे लगता है कोविड का भी कुछ फायदा हुआ है जो कि हमारे जॉइंट रिप्लेसमेंट पेशेंट्स को मिल रहा है। इसके अलावा मैं एक चीज आपको समझा के दे देता हूं कि अगर फ्री में कोई चीज मिल रही हो, जरूरी नहीं है उसको लेना।
जैसे कि अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको दे रही है 5 से 7 दिन का स्टे, तो जरूरी नहीं है आपको लेना। ये उसी तरह से है कि कहीं पे अगर जहर मिल रहा है तो आप उसे ले नहीं लेंगे कि कल, आज नहीं तो कल उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये एक तरह का किलिंग चीज है, आपको लेना ही नहीं है। आपको ये सोचना है कि एज फास्ट एज पॉसिबल आपको रिकवरी करनी है, सो दैट यू कैन गो बैक टू योर नॉर्मल लाइफ एज सुन एज पॉसिबल विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, मतलब जीरो कॉम्प्लिकेशंस के साथ। तो दोस्तों, जागरूक बने, अपने हिप या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में ज्यादा जाने और अपने डॉक्टर से बात करें इसके बारे में। अगर आपका डॉक्टर इस चीज के फॉर्म में नहीं है तो मुझे लगता है कि अब भी हम 19वीं सेंचुरी में बैठे हुए हैं।